हेलो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीतू जायसवाल है और आज मैं आप लोगों को एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल के फ्री एसोसिएशन एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगी। फ्री एसोसिएशन एक्सपेरिमेंट को करने से पहले आपके पास पेन, पेंसिल, इरेजर, स्टॉप वॉच और साथ में आपको कैंट रॉफर्स वर्ड लिस्ट का होना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं हम मुक्त साहचर्य के बारे में। जैसा कि नाम से ही विदित है कि मुक्त साहचर्य में जब हम किसी वस्तु या घटना के होने पर उसके प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए फ्री होते हैं, यानी मुक्त होते हैं उसकी अनुक्रिया करने के लिए, तो उसे मुक्त। और साहचर्य का मतलब होता है कि जब हम किसी वस्तु घटना को किसी दूसरी वस्तु या घटना से जोड़ देते हैं, उसको जोड़कर उसका अर्थ बताने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम कहते हैं साहचर्य। यानी जब हम किसी वस्तु या घटना को एक दूसरी वस्तु या घटना के साथ कोरिलेट कर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं साहचर्य। अब हम बात करते हैं मुक्त साहचर्य के नियम के बारे में। तो ये नियम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्राथमिक नियम और दूसरा आपका होता है गौण नियम। तो जो प्राथमिक नियम होता है, प्राइमरी लॉज होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी वस्तु या घटना को देखते हैं, यानी जब हम किसी उद्दीपक को देखते हैं तो उसके प्रति हम क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। जब हम उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हैं तो उसको हम जितने दिनों तक याद रखते हैं उसमें एक अच्छा अनुबंध बन जाता है, यानी कि एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक नियम। प्राथमिक नियम तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है समानता का नियम, जैसे हम लॉज ऑफ सिमिलैरिटी कहते हैं। एक आपका होता है समीपता का नियम, जैसे हम लॉज ऑफ कॉन्टिग्यूटी कहते हैं। और एक आपका होता है विरोध का नियम, जैसे हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम समानता के नियम के बारे में, यानी लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी हमारी ये बताती है कि व्यक्ति जब किसी दो घटनाओं को करने के लिए या उसको याद रखने के लिए, जब उन दोनों घटनाओं में गुण और दोषों दोनों को वो याद रखता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समानता का नियम। जैसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मैंने आपसे बोला नीला और आपने उत्तर दिया आसमान, तो आसमान का रंग क्या है, नीला। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे पूछा रात, तो कोई हो सकता है उसका उत्तर अंधकार भी दे सकता है और कोई उसी का उत्तर काला भी बता सकता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के समान हैं। इसी प्रकार बात कर लेते हैं अब हम समीपता का नियम, जैसे कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी हमारी ये बताती है कि जब हम दो घटनाओं को स्मरण रखने के लिए दोनों घटनाओं के मध्य हम समीपता बना लेते हैं, यानी कि वो हमारे कितने समीप है, कितने करीब है, कितने हम ध्यान से उसका स्मरण करते हैं। तो जैसे आपने देखा कुर्सी और मेज, क्यों? क्योंकि कुर्सी हमेशा मेज के आसपास ही होती है, तो ये आपके समीपता का उदाहरण हो गया। अब बात करते हैं विरोध के नियम के बारे में, जैसे हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। विरोध का नियम हमें ये बताता है कि जब हम किसी दो वस्तुएं, दो घटनाओं के बीच विपरीत तरह से सोचते हैं, यानी कि उसका अपोजिट सोचते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विपरीत या विरोध का नियम। विरोध का नियम, जैसे मैंने आपसे बोला दिन, आपने उत्तर दिया रात। मैंने आपसे पूछा लड़का, आपने आंसर किया लड़की, तो यानी कि वो दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। अब बात कर लेते हैं हम गौण नियमों के बारे में। गौण नियम में सबसे पहले आपका आता है प्राथमिकता का नियम। प्राथमिकता का नियम हमें ये बताता है कि जब हमने कोई उद्दीपक दिया तो उसके पहले हमारे मन में, मस्तिष्क में जो शब्द पहले आ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिकता का नियम। प्राथमिकता का नियम हमें ये बताता है कि हमारे मन में आने वाले सबसे पहले शब्द के प्रति हम क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। इसे हम कहते हैं प्राथमिकता का नियम। जैसे कि जब कोई गाना आता है तो हमें उस गाने की पहली पंक्ति तो याद होती है, क्योंकि हम पहली पंक्ति अच्छे से याद रखते हैं, लेकिन उसके बाद जो गाने के आगे की पंक्तियां होती हैं उसे स्मरण करने में थोड़ा हमें वक्त लगता है। कर लेते हैं हम नवीनता के नियम के बारे में, लॉ ऑफ रिसेंसी। लॉ ऑफ रिसेंसी हमें ये बताती है कि जब हम किसी वस्तु या घटना को देखते हैं तो उसको किस तरीके से हम नए रूप में बदल सकते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, नवीनता का नियम। जैसे मैंने अगर आपसे पूछा
पत्ता गोभी, कैबेज। तो आप बहुत से बच्चे होंगे, बहुत से लोग होंगे जो इसका आंसर करेंगे सब्जी, लेकिन हो सकता है उसमें कोई आपको चाउमीन बोल दे। तो ये क्या है आपका नवीनता का नियम, यानी आपने उसके प्रति जो भी अनुक्रिया की वो कैसे की, नवीन की, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नवीनता का नियम। इसी तरीके से एक आपका आता है स्पष्टता का नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ क्लियरिटी। लॉ ऑफ क्लियरिटी हमें ये बताती है कि जब हम किसी वस्तु या घटना के प्रति रिप्लाई करने के लिए यानी प्रतिक्रिया करने के लिए स्पष्ट होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा सैनिक, तो आपने तुरंत आंसर कर दिया आरपीएफ, सीआरपीएफ। मैंने आपसे बोला डॉक्टर, आपके मन में आया हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर को लेके एकदम स्पष्ट है कि डॉक्टर हमें कहाँ मिलेंगे, हॉस्पिटल में मिलेंगे। इसी तरीके से गौड़ नियम में एक आपका नियम आता है रुचि का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। लॉ ऑफ इंटरेस्ट हमें ये बताता है कि जब हम किसी वस्तु के बारे में देखते हैं, उसको हम पसंद करते हैं, उसको हम लाइक करने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंटरेस्ट, यानी उसमें हमारी क्या आ जाती है, पसंद आ जाती है। तो जैसे मैंने आपसे बोला स्वीट, मीठा, आपने उत्तर दिया उसका रसमलाई। मैंने आपसे बोला हरा, आपने बोला मटर। क्यों? क्योंकि मटर का कलर क्या होता है, हरा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपके मुक्त साहचर्य के कुछ नियम हैं जिन्हें आप कैंट रॉफर्स के वर्ड लिस्ट में भरेंगे। उसमें लॉ ऑफ एसोसिएशन करके कॉलम दिया हुआ है, जिसमें आप ये बताएंगे कि आपने सब्जेक्ट पे जो अपने शब्द लिखे हैं उनके प्रति जो उन्होंने प्रतिक्रिया की है सब्जेक्ट है, उसमें आप ये बताएंगे कि उसमें कौन सा लॉ। ये देखिए, ये आपको फ्री एसोसिएशन की कैंट रॉफर्स वर्ड लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट को आपको अपने सब्जेक्ट से फिल कराना है। इसमें देखिए आपको सीरियल नंबर दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है, रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स टाइम है जो कि आप स्टॉप वॉच से सेकंड में लिखेंगे, और इसके बाद आपको रीज़न देना है कि किस कारण से उसने उस शब्द के प्रति प्रतिक्रिया की है, और लास्ट में आपका दिया हुआ है साहचर्य के नियम। इसमें आपको जो नियम आपके साहचर्य का लग रहा है उसे आपको यहाँ पर लिखना है। ये देखिए, ये आपकी टेबल है। जैसे मैंने सबसे पहले लॉ ऑफ सिमिलैरिटी लिया है, समानता का नियम है। इस टेबल को बनाने के लिए मैंने सीरियल नंबर लिखा है, स्टिमुलस वर्ड लिखा है, फिर मैंने रिस्पॉन्स वर्ड लिखा है, और फिर मैंने लिखा है रिस्पॉन्स टाइम। और इसमें आपको जो शब्द आपके समानता के नियम में आते हैं उन्हीं शब्दों को लिखना है। तो जैसे मैंने लिया है इसमें नीला, आसमान, 1 सेकंड में बच्चे ने उत्तर दिया। दूसरा मैंने लिखा है भूखा, भिखारी, इसमें मैंने 1 सेकंड लिया है क्योंकि इसको बोलने में उसने 1 सेकंड लिया था। इसको पूरा करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रतिक्रिया में कुल लिया गया समय, टोटल टाइम इन द रिस्पॉन्स 2 सेकेंड हुआ है। कुल आवृत्ति यानी कितने शब्द बोले गए हैं, तो मैंने यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी 2 लिखी है। प्रतिक्रिया समय का मध्यमान यानी मैंने यहाँ पर मीन निकाला है। मीन निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो यानी 2 सेकेंड थे और 2 ही शब्द थे, अगर हमने इन्हें डिवाइड किया तो कितना आया, 1। ये आपकी इसी तरीके से हर लॉ की टेबल बनेगी। इसी तरीके से देखिए, मैंने दूसरी टेबल बनाई है लॉ ऑफ कंट्रास्ट की, विरोध के नियम की। इसमें भी आपको इसी तरीके से क्रम संख्या, उद्दीपक शब्द, अनुक्रिया शब्द और प्रतिक्रिया समय लिखना है, और आपका फॉर्मूला वही लगेगा जो आपने समानता के नियम में लगाया था। इसमें मेरा टोटल टाइम जो है वो 6 था और शब्दों की संख्या यहाँ पे 4 थी। जब मैंने इसे भाग दिया तो वही आपका 1.5 आया। ये देखिए, ये इस तरीके से आपकी एक तालिका बनेगी जिसे हम निरीक्षण तालिका कहते हैं। इसमें हम क्रम संख्या लिखे हैं, साहचर्य के नियम लिखे हैं, आवृत्ति लिखे हैं, कुल समय लिखे हैं और प्रतिक्रिया समय का मध्यमान दिया गया है। इसमें हम सारे नियमों को लिखेंगे जो हमने
लगाए हैं अपने इस एक्सपेरिमेंट में उसकी फ्रिक्वेंसी लिखेंगे, उसके बाद उसका कुल समय लिखेंगे और जो हमारा इन दोनों के बीच में मीन आया है उसको हम उसी नियम के सामने लिख देंगे। जब हम इस तरीके से अपने सभी नियमों को लिख लेंगे अपनी तालिका में तो उसको एक फॉर्मूला लगाएंगे, मध्यमान बराबर कुल औसत समय और कुल नियम, यानी टोटल एवरेज टाइम डिवाइडेड बाय टोटल लॉ। मुक्त साहचर्य का प्रयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए करते हैं ताकि हम प्रयोज्य के व्यक्तित्व के बारे में जान सकें, साथ ही साथ उनमें क्या व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, किस प्रकार से एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है, इसके बारे में जान सकें। अगर उनमें कोई कमी है या भविष्य को लेके वो किसी चिंता में है तो हम बालक का उचित निर्देशन भी कर सकते हैं। इसमें इस मुक्त साहचर्य का प्रयोग करके हम अपने अधिगम को और अधिक सरल बना सकते हैं। एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना को आसानी से बना सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मुक्त साहचर्य का हम प्रयोग करके किस प्रकार से अधिगम को सरल बना सकते हैं। थैंक यू।